हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जिगर 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के बीच में सेट नंबर दूसरा मतलब कि मॉक टेस्ट नंबर दूसरा लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। और आप सभी को पता है ऑलरेडी मैं मॉक टेस्ट नंबर पहला मतलब कि मॉक टेस्ट नंबर जो फर्स्ट है यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, उसका कंप्लीट सोल्यूशन भी और कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम पे दे चुका हूँ आप सभी के लिए, है ना। देखिए, अगर बिहार दरोगा की जो एग्ज़ाम की मैं बात कर लूँ, आपको पास करना है तो बिना सेट प्रैक्टिस का, बिना मॉक टेस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर ले। तो मॉक टेस्ट ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात है इस मॉक टेस्ट का कि भाई इसमें सारे क्वेश्चंस जो है न्यू पैटर्न पे आधारित, जो आपके बिहार दरोगा का जो पैटर्न है उस पर आधारित सारे क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से दीजिएगा। और आप सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। इसका कंप्लीट पीडीएफ ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूँ मॉक टेस्ट नंबर 1 का, और मॉक टेस्ट नंबर दूसरा का भी आज शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए, मॉक टेस्ट नंबर पहला जो मैं दिया था आप लोगों को जो करवाया था, तो उसमें 1 से लेके 50 तक जो है एक वीडियो में मैं डिस्कशन करवाया था, और दूसरा पार्ट भी आज उसका शाम तक अपलोड हो जाएगा, क्योंकि वो पेड बैच में तो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, लेकिन यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुआ है। ध्यान रहे, इसका जो है मॉक टेस्ट नंबर जो दूसरा है मैं एक ही वीडियो में पूरा करवा दूंगा, टोटल 100 का 100 क्वेश्चन। और इसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है मॉक टेस्ट में। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसा ही सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, करेंट अफेयर्स हो, बिहार स्पेशल हो, मैथ्स हो, सारे सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है ना, चाहे हिंदी हो। खैर, शुरू करते हैं कहानी को। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। आप लोगों के लिए एक बिग सरप्राइज भी है दोबारा, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स रह गए थे, है ना, नहीं जुड़ पाए थे। तो जो लोग इच्छुक हैं, हम आपके लिए फिर से बिहार के लिए बिहार दरोगा जो कि 1806 पद के लिए नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके बीच में होगा, है ना। और उसके लिए हम लोग मॉक टेस्ट चूँकि लेके आ चुके हैं, कंप्लीट क्लास भी चल रहा है। तो हम आपके लिए मॉक टेस्ट यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 40 सेट है, और ये सभी का सभी फुल लेंथ टेस्ट है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है 4000 होगा, अगर एक्सप्लेनेशन के साथ अगर देखिएगा तो इसका 4 गुना हो जाएगा, लगभग 16000 क्वेश्चन का डिस्कशन आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और साथ में अभ्यास सीरीज भी आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है मॉक टेस्ट के साथ। तो अभ्यास सीरीज में सारे जो सब्जेक्ट है बिहार दरोगा का पूरा जो सिलेबस है उसका एमसीक्यू फॉर्मेट में सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन, और साथ में पीवाईक्यू भी बिहार दरोगा का जितने भी प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर है उसका डिस्कशन में करवाता हूँ। साथ में बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए हैं, चाहे बीपीएससी की मैं बात करूँ या फिर बीपीएससी के द्वारा अलग अलग एग्जाम भी लिए गए हैं, उसके सारे क्वेश्चंस भी अभ्यास सीरीज में मैं डिस्कस करवाता हूँ वीडियो के थ्रू। और साथ में आपको सबका कंप्लीट टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज नोट भी मिल जाता है ना, पीडीएफ मिल जाता है, ठीक है। तो जो लोग इच्छुक है आके जुड़ सकते हैं। इसका फी मात्र जो है 599 कर दिया हूँ। और इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको नंबर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, है ना। तो ये नंबर है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये नंबर आपको जो दिख रहा होगा और 934176, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130, और जूम कर दूँ आपको दिखेगा, देखो 9341766130। चाहे तो इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन पेमेंट आपको इस नंबर पे करना होता है 7319924130। ये जो 73 वाला नंबर है, नंबर दोबारा सुन लीजिए, 7319924130। इस नंबर पे आपको, अगर जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो भाई आप पेमेंट करके भेजेंगे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट करके आप 93 वाला नंबर पे भी भेज सकते हैं, या फिर आप सेम नंबर पे भी भेज सकते हैं जिस पे आप पेमेंट करेंगे उस पर भी। उसके बाद अपना नाम, उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा, सारे सेट भी आपको मिलेगा। और ये मॉक टेस्ट शुरू हो चुकी है 1 फरवरी 2025 से, जो तो पिछला मॉक टेस्ट है वो भी आपको मिल जाएगा। और अभ्यास सीरीज का जो है सारे क्लासेस का जो आपको पीडीएफ भी, नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो जो लोग इच्छुक है यहाँ पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ध्यान दें, जो लोग इच्छुक है वही लोग कॉल करिएगा, बेफालतू का लोग फ़ोन मत करिएगा। खैर, अब हम लोग बढ़ते हैं मॉक टेस्ट की तरफ। तो आ गए भाई हम फिर से हम लोग मॉक टेस्ट पे। और ध्यान रहे, देखो भाई, मॉक टेस्ट का कंप्लीट सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। अब डिटेल में पूरा एनालिसिस किया गया है, चाहे करंट अफेयर्स वाला सेक्शन हो चाहे बाकी सेक्शन हो, ठीक है। तो
स्टार्टिंग में ही मैं बता दिया हूं आप लोगों को कि भाई आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं थोड़ा सा फास्ट में करने वाले हैं। कारण ये है कि एक ही वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं कर लेता हूं जूम ताकि आप अच्छे से देख सकें, चूंकि देखना जरूरी होता है क्वेश्चन को। चलिए पहला क्वेश्चन, और यहाँ पे 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक करंट अफेयर्स है, उसके बाद हिस्ट्री है, उसके बाद पॉलिटी है, उसके बाद साइंस है, इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 100 का 100 क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न, और आप सभी लोग यहाँ पे जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने सही किया। और इसका जो मैं कट ऑफ रखा हूँ सभी कैटेगरी के लिए, है ना, ओवरऑल मैं कट ऑफ इस बार रख दिया हूँ। अगर आप 55 मार्क्स लाते हैं, 55 क्वेश्चन सही कर लेते हैं 100 में, तो आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा। जो कि इसमें क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है मॉडरेट प्लस डिफिकल्ट है ना। डिफिकल्ट, यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल का जो क्वेश्चन है वो 30% है। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 40% है ना। और उसके बाद 30% क्वेश्चन इजी है। तो तीनों सेक्शन को जो है यहाँ पे मिला के मैं क्वेश्चन को समाहित किया हूँ। और यही जो है आपके जो पैटर्न है आपके एग्जाम में भी ऐसा ही रहता भी है, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न है किस संस्थान, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, देखने से ही पता लग रहा होगा। और करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन ऐसा नहीं कि भाई मैं पुराने क्वेश्चन लिया उन्हें, नहीं, खैर ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो पहला प्रश्न है किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने पहली, समझिएगा, पहली हरित प्रणोदन प्रणाली व्योम 2 का जो है परीक्षण किया। 10 सेकेंड का टाइम दूंगा, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं दूंगा। सभी लोग जवाब दीजिए। आपके ऑप्शन में है आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, और लास्ट का जो ऑप्शन है आईआईटी बम्बई। बिल्कुल सभी लोग आंसर सही दिए हैं। आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, आईआईटी बम्बई। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए थोड़ा सा इसे हम लोग देख लेते हैं, और देखना जरूरी भी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आंसर हो जाएगा सी। और मैं थोड़ा सा इसे भी क्या कर लेता हूँ भाई, पतला कर लेता हूँ। देखिए आईआईटी बम्बई के जो है स्टार्टअप, जिसका नाम है, इसका नाम ही है ये मनस्तु, और ये मनस्तु स्पेस अभी लगातार न्यूज में था, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मनस्तु स्पेस ने अपने ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम व्योम 2 का जो है क्या किया था, तो ये सफल परीक्षण किया। और ये किस लिए, तो यह जो है पर्यावरण के लिए पूछा जा सकता है, इस लाइन को समझिएगा। तो यह पर्यावरण के अनुकूल तकनीक उपग्रह प्रणोदन में एक महत्वपूर्ण प्रगति का जो है प्रतिनिधित्व करती है, जो पारंपरिक विषैली प्रणोदकों के लिए जो है एक सुरक्षित विकल्प प्रदान करती है। और मैं आपको बता दूं, परीक्षण जो है इसरो के PSLV 6, यहाँ पे PSLV सही 16 पर जो है POEM 4 के पहल के हिस्से के रूप में किया गया था। बेसिक बातें हैं, यहाँ पे जो काम का चीज है मैं आपको बता दिया हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन है KS मनीलाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है ना, इनकी डेथ हो गई है। तो कह रहे कि किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और आप सबको पता है ये BPSSC का, मतलब कि बिहार दरोगा का ये फेवरेट क्वेश्चन है, और इसलिए मैंने क्वेश्चन भी लिया हूँ। तो आपके ऑप्शन में है पत्रकारिता, टैक्सोनॉमी, खेल और राजनीति। तो बिल्कुल सभी लोग, आप, मैं आशा करता हूँ कि आप आंसर सही देंगे, है ना, उसका उत्तर। हाँ, कुछ लोग डी दे रहे हैं राजनीतिज्ञ, कुछ लोग पत्रकारिता भी बोल रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी, टैक्सोनॉमी। और बायोलॉजी में हम लोग बहुत अच्छे से इसे पूरा भी किया है टैक्सोनॉमी, और ये लगातार न्यूज़ में था, इसलिए महत्वपूर्ण होता है। और मैं क्वेश्चन भी लिया हूँ, तो बिल्कुल बी हो जाएगा। जो KS मनीलाल जो थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक टैक्सोनॉमी थे, है ना। आइए देख लेते हैं। तो भाई प्रसिद्ध टैक्सोनॉमिस्ट, और यह जो है, इसे जो है आप देखेंगे तो पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था, आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं 1 जनवरी 2025 को जो है केरल के जगह का नाम है भाई त्रिशूर में इनका निधन हो गया, है ना। और जाहिर सी बात है यह जो है एक टैक्सोनॉमिस्ट थे। ज़्यादा इसके बारे में आपको चर्चा करने की जरूरत नहीं है, हालांकि जो आपका काम का चीज़ था मैं बता दिया हूँ। हालांकि ये PDF दूंगा तो एक बार आप डिटेल में चर्चा कर लेंगे, है ना। जो आपके एग्जाम की डिमांड है उस हिसाब से मैं बता दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न है, हाल ही में पल्लास की बिल्ली, बहुत ही महत्वपूर्ण है, को किस भारतीय राज्य में देखा गया। क्या नाम है भाई,
पल्लास की बिल्ली। वही जगह पल्लास के जगह पे पैलास भी आपको दिखेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो PIB इंडिया है इस पे यही है डेटा, तो वही मैं लिया हूँ। ठीक है, क्योंकि हल्का इसका जो कलर रंग जो होता है ना, ये घने चांदी और भूरे फर की रंग होता है। कोई बात नहीं, अभी लोग चर्चा कर लेंगे। तो बताइएगा, आपके ऑप्शन में है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और असम, है ना। बिल्कुल सभी लोग जवाब भी सही दे रहे हैं, है ना। तो ये बिल्कुल सी हो जाएगा, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। जो भी लोग उत्तराखंड टिक किए हैं तो भाई सही आपने दिया है। आइए इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। नहीं, सॉरी, इसका ये सी नहीं होगा, है ना, बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, माफी चाहता हूँ, है ना, इसे गलत कर दीजिएगा, है ना, बी हो जाएगा, बी वाला सही है भाई, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, है ना। आइए इसके बारे में देखो, तो यहाँ पे भी आप बी कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो सी मेंशन हो गया है, लेकिन जो मैं उसका जो सोल्यूशन दिया हूँ आप लोगों के लिए, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस है, कोई बात नहीं, इसलिए तो मैं सुधार के लिए ही तो आया हूँ आप लोगों के लिए। तो बी कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ जो काम का चीज़ है ऑलरेडी। तो हिमाचल प्रदेश में जो है पलास बिल्ली का, है ना, पलास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक सबूत एक हिम तेंदुए के सर्वेक्षण के दौरान कैद किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस इतना ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में देखा गया है ना। यह भारतीय हिमालय में जो है कम ज्ञात प्रजातियों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। पलास बिल्ली की मैं बात कर लूं, ये कौन सा परिवार का है, तो ये फेलिडे परिवार का एक छोटी लंबे बालों वाले जो है बिल्ली है, और इनका नाम जो है आप सबको मैं बता दूं पीटर साइमन पल्लास के नाम पर रखा गया था। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई अभी जो पल्लास का बिल्ली की मैं बात कर लूं तो ये किसके नाम पर रखा गया है, तो भाई पीटर साइमन पल्लास के नाम पर रखा गया था। और जिन्होंने पहली बार क्या किया था, तो ये 1776 में इसका वर्णन किया था इस बिल्ली के बारे में। यह मुख्य रूप से मध्य एशिया में पाई जाती है। इसमें ईरान की मैं बात कर लूँ, मंगोलिया की बात कर लूँ, चीन की बात कर लूँ, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान के कुछ हिस्सों में आपको देखने को मिलता है। और आप चाहे तो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पलास बिल्ली की मैं बात कर लूँ, है ना, तो यह जो है यह बिल्ली पहाड़ी मैदानों में अर्ध रेगिस्तानी तलहट्टी में रहती है। और ध्यान रहे, यह जो है IUCN ने जो है इन्हें सबसे कम चिंता के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर ये बहुत डिटेल में पूछेगा क्वेश्चन तब वहां पे जा सकता है। खैर, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन करे कि हाल ही में खबरों में रहा जिसका नाम है, तो मुकना ब्रैक्टियाटा की मैं बात कर लूँ तो ये क्या है, दोबारा सुनिए, ये जो हाल ही में खबरों में रहा है मुकाना ब्रैक्टियाटा क्या है भाई साहब। क्षुद्रग्रह है, आक्रामक पौधा है, मछली की नई खोजी गई प्रजाति है, एक प्रकार की विटामिन है। 10 सेकंड का टाइम दूंगा, उससे ज्यादा का टाइम नहीं दूंगा। बिल्कुल सभी लोग सही जवाब दिए हैं, आक्रामक पौधा है। बहुत सारे लोग गलत भी आंसर दिए हो। आइए देख लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो तमिलनाडु वन विभाग और एक जो है गैर सरकारी संगठन कन्याकुमारी में रबर के बागानों और वन क्षेत्रों में एक आक्रामक पौधे जिनका नाम है मुकोना ब्रैक्टियाटा को हटाने के लिए एक जो है पायलट परियोजना चला रहे हैं। ध्यान रहे, और मूल रूप से जो है देखा जाए तो रबर के पेड़ों की रक्षा के लिए ये काम किया जा रहा है। और ये पौधा जो है रबर की पेड़ों को हानि पहुंचाता है, तो उसको बचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का विषय क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जवाब सभी लोग दीजिएगा। 5 सेकंड का टाइम दूंगा, उससे ज्यादा का टाइम नहीं दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो जाएगा भाई स्वर्णिम भारत विरासत और प्रगति। ठीक है, आइए देख लीजिए, ए इज द राइट आंसर। अभी आपने आंसर देख लिया था, है ना, तब कुछ लोग जवाब दिए थे। तो ये बेसिक बातें हैं, मैं आपको बता दूं 26 जनवरी 2025 को जो है मनाए जाने वाले भारत के 76वें गणतंत्र दिवस की थीम जो था भाई इस बार का स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, है ना। तो ये बेसिक बातें हैं। इस थीम ने जो है भारत की सांस्कृतिक विरासत और विभिन्न क्षेत्रों के में जो है प्रगति को उजागर किया। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात सहित जो है 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जो है कर्तव्य पथ पर विस्तृत झांकी दिखाई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा। 26 जनवरी 2025 का जो अतिथि थे ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जिनका नाम है भाई
ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं भाई। मैं थोड़ा सा एक बार इरेज करके सही से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग याद रख सके। तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे इस बार का जो अतिथि थे भाई, आप देख सकते हैं प्रोबो सुबियांटो मुख्य अतिथि थे। जो भारत इंडोनेशिया राजनयिक संबंध के जो है 76वें साल पूरा होने का प्रतीक था। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं इस बार का जो परेड था इसमें सशस्त्र बलों की टुकड़ियां और थीम को दर्शाते हुए विविध सांस्कृतिक प्रदर्शन भी इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न आपके सामने, गणतंत्र दिवस 2025 पर जो है प्रदर्शित किए जाने वाले एटीकोप का खिलौना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस राज्य के हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का है भाई। ए इज द राइट आंसर। आपको नाम से भी पता चल गया होगा, ये एक तरह का जो है एटीकोप का खिलौना है। और राज्य के नाम को बात कर ले तो भाई आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब कि इसरो GSLV F-15 का जो है उपयोग करके NVS-02 उपग्रह को जो है किस संस्था से जो है प्रक्षेपित किया गया? तो आंसर इसका बी हो जाएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्रीहरिकोटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बी इज द राइट आंसर। इसरो ने जो है, आपको मैं बता दूं 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है GSLV F-15 के जरिए जो है नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। बेसिक बात है, आप एक बार सरसनीगांव से देख लीजिएगा, जो आपका काम का चीज था मैं बता दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए जो है आधिकारिक लोगो और शुभंकर किस शहर में जो है लॉन्च किए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। तो 5 सेकंड का टाइम दूंगा, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं दूंगा। अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है तो अपडेट किया है सारी चीज़ें तो सही जवाब देंगे। बिल्कुल बी हो जाएगा। चेन्नई और कर्नाटक का जो है, कर्नाटक राज्य का चेन्नई में हुआ था। आइए एक बार देख लीजिए। तो 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के आधिकारिक लोगो और शुभंकर को जो है चेन्नई में जो है अनावरण किया गया। यह आयोजन 17 से लेकर 20 फरवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा और जिसमें पूरे भारत से जो है कितना, तो 1700 से लेके 1700 से अधिक जो है पैरा एथलेटिक्स भी भाग इसमें लेंगे। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अच्छा क्वेश्चन, लगातार न्यूज में था ये क्वेश्चन है, पलामू मतलब कि पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, है ना, जो कि ऑप्शन दे देता हूँ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, झारखंड। 5 सेकंड का टाइम दूंगा, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं दूंगा। 5 सेकंड। बिल्कुल सभी लोग डी इज द राइट आंसर। पलामू जो है झारखंड में है, झारखंड राज्य में है। अब यहाँ पे देख लीजिए एक बार। देखो भाई, पलामू की मैं बात कर लूँ तो झारखंड वन विभाग पलामू टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन में माइंड में रखिएगा। तो ये घटती जो है बाइंचन मतलब कि गौर की आबादी को पुनर्जीवित करने के तरीकों को अध्ययन कर रहा है और ये लगातार न्यूज़ में था। ठीक है, इसके बारे में कुछ मुख्य बातें थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। देखो भाई, झारखंड की मैं बात कर लूँ तो यह जो है झारखंड के छोटे नागपुर पठार पर जो है ताहले यहाँ पे लातेहार जिले के पश्चिमी भाग में जो है स्थित है। यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है पहले 9 बाघ अभ्यारण्यों में से एक था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ बेसिक बातें मैं बता दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, विकास जिसे हम लोग कहते हैं विक्रम अम्बालाल साराभाई इंजन किस संगठन द्वारा जो है विकसित किया गया? यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम दूंगा, थोड़ा सा सोचिए और जवाब दीजिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे जवाब दिए हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसरो है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन है, प्रथम राइसीन, नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रथम राइसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर करेगा? आपके ऑप्शन में है अबू धाबी, रियाद, काहिरा, बेरूत। ये मध्य प्रदेश है ना। तो 5 सेकंड का टाइम दूंगा यार, छोटा सा क्वेश्चन है और अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से कवर किया होगा तो आपने किए होंगे, क्योंकि ये न्यूज़ में था। ऐसे ऐसे चीज़ को आपको कवर करना पड़ेगा। बिल्कुल आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, आबू धाबी हो जाएगा। आइए एक बार देख लेते हैं। देखो पहला राइसीना मध्य पूर्व सम्मेलन, और ये जो है 28-29 जनवरी 2025 के संयुक्त अमीरात के आबू धाबी में आयोजित किया गया था, है ना।
और मैं बात करूँ तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मुख्य अतिथि थे। और डॉक्टर जयशंकर की मैं बात कर लूँ तो 29 से मतलब 27 से लेकर 29 जनवरी 2025 तक जो है संयुक्त अमीरात पर यात्रा में भी थे। तो ये लगातार न्यूज़ में था, इसलिए बेसिक बातें आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन पहले वाले मॉक टेस्ट में भी शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है ये आपको दिखा होगा और लगातार न्यूज़ में था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2025-26 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है। 25-26 का मैं बात कर रहा हूँ, आर्थिक सर्वेक्षण नया वाला 2025 में जो हुआ है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। पुराना डेटा नहीं है, ऐसा नहीं है दूसरे लोग मॉक टेस्ट में कॉपी पेस्ट करके करते हैं, वैसा डेटा नहीं है भाई, ये सारे अपडेटेड है। और जो मेरे टीम काम करते हैं ना, एक एक क्वेश्चन पे काम किया जाता है, ऐसा नहीं कि भाई कॉपी पेस्ट करके पुराने को कॉपी पेस्ट करके डाल दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। चलो जवाब दीजिए। बिल्कुल ये इसका सभी लोग जवाब दिए हैं, क्योंकि पिछले वाले आपने अगर मॉक टेस्ट दिया होगा तो उसमें ये क्वेश्चन था। तो ये कितना हो जाएगा, 6.3 से लेके 6.8% इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास दर ये है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के लिए जो है 6.3 से 6.8% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो आप सबको पता होना है कि मजबूत बाहरी खाते, राजकोषीय समीकरण और स्थिर निजी खपत से जो है प्रेरित है। वैश्विक बातें और ध्यान भी रखिएगा। और 24-25 में भारत की वृद्धि दर को अनुमानित किया गया था 6.4% का अनुमान है ना, और जो 4 वर्षों में सबसे धीमी। बेसिक बातें। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुंभ से संबंधित क्वेश्चन है और ध्यान भी रखना है, लगातार न्यूज़ में था। तो प्रयागराज में आप सबको पता है अभी कुंभ है और 144 साल पे ये कुंभ मेला का आयोजन किया गया है। और उसमें जो है 12 कुंभ का आयोजन होता है, मतलब कि 12 कुंभ का जो आयोजन होता है उसके बाद जो है ये महाकुंभ का आयोजन होता है। तो और कुंभ मेला 12 साल पे होता है, जाहिर सी बात है। तो 12 कुंभ होगा तो महाकुंभ का निर्माण होगा, तो मतलब कि 12 बरहन 44 144 साल के बाद जो है महाकुंभ लगा है। ये बेसिक बात है, आपको समझने की जरूरत है। तो कहा जा रहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया था। मतलब कि अभी चल रहा है जांच, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भगदड़ हुआ था, बहुत सारे लोगों का इसमें मृत्यु हो गया है, आप सबको पता होना चाहिए। बिल्कुल सभी लोग यहाँ पे आप सही जवाब देंगे। हर्ष कुमार इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ में जो है हुई भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन किया गया। लाखों लोगों की भीड़ के जो है पवित्र स्नान के कारण जो है आप सबको मैं बता दूं मची भगदड़ में कहा जा रहा है 30 लोगों से अधिक लोग जो यहाँ पे मृत्यु हुआ है ना। हालांकि सरकारी डेटा तो कुछ और ही कह रहा है, लेकिन वहाँ पे कुछ और ही है। खैर आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में खबरों में रहा कुष्ठ रोग लगातार न्यूज में था। तो आप सबको पता है ये, हालांकि करंट है तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, लेकिन बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है इसलिए लगातार न्यूज में था। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रबल संभावना है। तो हाल ही में खबरों में रहा कुष्ठ रोग किस जीवाणु के कारण होता है, बताओ। यहाँ पे मैं 10 सेकेंड का टाइम दूंगा, ज़्यादा का टाइम दूंगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी पढ़ दिया हूँ, आपको जवाब देना है। बिल्कुल आंसर इसका डी हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग गलत आंसर दिए हो भाई, ऐसा गलती मत करिए। माइकोबैक्टीरियम से होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री का नाम आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। आइए एक बार इसके बारे में देख भी लेते हैं सर निगाहों से। देखो कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, गलत धारणाओं को जो है दूर करने के लिए 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुष्ठ रोग या उसे जो है हैंसन रोग भी आप कह सकते हैं। तो भाई माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी आपने नाम जरूर सुना होगा। तो यही लेप्री है, बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक जो है पुराना संक्रामक रोग है। बेसिक बात है, आप चाहे तो एक बार सर निगाहों से देख लेना, PDF ऑलरेडी दे दिया हूँ। जो काम का चीज़ है मैं वो बता दूंगा और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगला प्रश्न है भाई, ये लास्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया 1 से लेकर 15 तक का प्रश्न जो है करंट अफेयर्स का है। क्वेश्चन है कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का मेजबान कौन सा देश है, बताओ। 5 सेकेंड का टाइम दूंगा, 5 सेकेंड का टाइम दूंगा, उससे ज़्यादा का भैया टाइम नहीं दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये इज द राइट आंसर। चाइना हो जाएगा, चीन इज द राइट आंसर। देखो भाई, पहली बार भारतीय राष्ट्रीय खेल महासंघों योजना के तहत जो है एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए जो है अपने दल को पूरी तरह से वित्त पोषित कर रहा है। और
9वें एशियाई शीतकालीन खेल की मैं बात कर लूँ तो यह जो है 7 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक चीन के जगह का नाम ध्यान रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है ना, हर्बियन में आयोजित किए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं 59 मतलब कि 59 एथलेटिक 59 मतलब कि 59 एथलीटों और 29 अधिकारियों सहित जो है 88 सदस्यीय भारतीय दल प्रतिस्पर्धा करेगा। बेसिक बातें हैं। और सहायता की बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं बेसिक बातें। अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कालिदास सम्मान, जो कि आप सबको पता होना चाहिए, हिस्ट्री में आप कहीं ना कहीं आ गए हो। तो क्वेश्चन करें कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है। आसान सा प्रश्न है, 5 सेकंड का टाइम दूंगा, जवाब दो सभी लोग। बिल्कुल सभी लोग सही जवाब दिए, कला के क्षेत्र में। मैं मेंशन भी कर दिया हूँ यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पे कला के क्षेत्र में दिया जाता है। और शास्त्रीय संगीत, रंगकर्म, शास्त्रीय नृत्य, रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में जो है सृजनात्मक श्रेष्ठता हेतु प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है वर्ष 2018 में प्रतिनिधित्व कालिदास पुरस्कार अंजुली एला मेनन पहले बार यहाँ से प्रदान किया गया था। ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, पुराना डेटा है यहाँ पे, लेकिन कला के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। मुझे पता है सभी लोग, क्योंकि ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है और सभी लोग जवाब भी देंगे। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, 5 सेकंड से ज़्यादा करें। बिल्कुल हरिपुरा का नाम जैसे ही सुनते हैं तो सबके मन में आ जाता है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कांग्रेस का जो है 51वां जो है, यहाँ पे आप देखेंगे 91वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, इसलिए महत्वपूर्ण है। और मैं बात कर लूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसकी अध्यक्ष, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था। किसका? तो नियोजन समिति का जो गठन किया गया था उसका अध्यक्ष बनाया गया था इसे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद को जो है वर्ष 1934 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। आगे चलकर आप सबको पता ही होना चाहिए 40 से 46 तक जो है रहा है ये। और अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जबकि जेपी कृपलानी जो है 1946 में मेरठ के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेसिक बातें हैं। आगे बढ़ जाते हैं भाई साहब अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न अगला आपके सामने 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता। दो बार क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, चलो 2 बार हो गया है, 2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल गया। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किसकी अध्यक्षता जो है सी विजय राघव चेरियार ने की थी। अधिवेशन से 2 क्वेश्चन दे दिया है कांग्रेस के अधिवेशन से, कोई बात नहीं भाई, बता दो आंसर, बता दो आप। बिल्कुल यहाँ पे मैं बता दूं तो आंसर डी हो जाएगा। कोई नहीं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे नागपुर टिक कर रहे हैं, जो कि गलत है, डी हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नागपुर वाले सही हो यार, मजाक किया था। नागपुर 1920 में नागपुर में हुआ था, सही है भाई। ठीक है, देखो भाई सी विजय राघव चेरियार ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में होता उसकी अध्यक्षता की थी। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, इनकी अध्यक्षता अंबिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंबिका चरण जो है मजूमदार ने की थी। जबकि गया अधिवेशन 1922 में होता है, बिहार में होता है, चित्तरंजन दास ने किया था। और नागपुर अधिवेशन 1920 में ही सदस्यता शुल्क देखा जाए तो 4 रुपया आना लाना यहाँ पे होगा भाई, लाना जो है किया गया था, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सके। बेसिक बातें हैं भाई, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं भाई, जवाब देना। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था? 1784 में। और किसने किया था आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग जवाब देंगे सही, आसान सा क्वेश्चन है, विलियम जोन्स इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया, अच्छा सा क्वेश्चन था और आसान भी था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जो है 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था, शब्द को बगरिए। आंसर आपके सामने जल्दी दिख गया था, बिल्कुल फिरोज शाह मेहता इज द राइट आंसर। ये देख लेते हैं, देखो
1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, ये नाम ध्यान रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब तथा जो है केटी तेलंग के नाम जरूर आपने सुना होगा, कि प्रयास से जो है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था लोगों में जो है राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। तो ये तीनों व्यक्ति का नाम ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पे शब्द को पकड़िए, ये पूछा ही गया था, है ना, ऐसे क्वेश्चन प्रश्न में आता है कंफ्यूज करने के लिए। तो तीनों व्यक्ति का आप नाम माइंड में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्न में से किसके विरुद्ध था? बिल्कुल हो जाएगा, मंदिरों के भ्रष्टाचार से संबंधित था। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर की भ्रष्ट महंत के विरोध में किया गया था। बेसिक बातें है भाई, आप इतना तो देख लिए हैं। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, अम्बेडकर, है ना। देखो भाई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो है प्रारंभ दलित बौद्ध आंदोलन को जो है नव बौद्धवाद के नाम से भी जाना जाता है, और इसके तहत जो है बौद्ध धर्म की पुनः व्याख्या करते हुए आप देखेंगे तो यहाँ पे नवायान नामक नए बौद्ध संप्रदाय का स्थापना भी किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, दार उल उलूम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो स्थापना की थी किसने? बिल्कुल आंसर ये हो जाएगा ये मौलाना है, मौलाना सिल्बी नुमानी ने किया था। आइए देख लेते हैं। देखो भाई, दारुल इस्लाम नदवातुल हो जाएगा उलमा, जो सामान्यतः दार उल उलूम के नाम से जाना जाता है। स्थापना हुआ था 1898 में, लखनऊ में किया गया था, और इसकी स्थापना जो है नदवातुल उलमा द्वारा किया गया था। और जिसके संस्थापक की मैं बात करूँ तो मौलाना यहाँ पे शिल्बी नुमानी भी इसमें शामिल थे। तो आप ये थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार लगातार इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो इसके प्रकाशन कहाँ से होता था? बी आंसर हो जाएगा, सभी लोग सही जवाब दियो, कोलकाता से, है ना। ठीक है, और इसके बारे में भी आप देख लेना, यहाँ पे कोलकाता से होता था। इसका स्थापना 1961 में हुआ था। बेसिक बातें। क्वेश्चन अगला है भाई, शक संवत का प्रारंभ किया गया कितने ईस्वी से, ये पूछ रहा है। सबको पता है भाई, आसान सा क्वेश्चन है, बी हो जाएगा, है ना, 78 ईस्वी से, 78 AD से। ठीक है, चाहे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 58 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी 135 विक्रम संवत में शकों का पराजित किया था। और इसके उपलक्ष्य में आप देखेंगे तो ये इतना 135 में से आप 57 घटा दीजिएगा तो ये कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, ये सारे चीज़ें डिटेल वाले क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, और यहाँ से मॉक टेस्ट से आपके माइंड में ये पता चलना चाहिए कि भाई आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो भाई आप देखो कि कहाँ पे क्वेश्चन गलत कर रहे हो, और गलत कर रहे हो तो उस टॉपिक में जाके रिवीजन करिए, जरूरी है। ठीक है, जो फाउंडेशन बैच में मेरे साथ पढ़ रहे हो आपको पता होगा सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मौर्य में जो है मौर्य काल में टैक्स को छिपाने मतलब कि चोरी के लिए इनमें से कौन सा दंड दिया जाता था? तो भाई मृत्यु दंड का प्रावधान था वहाँ। आइए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जानकारी हमें मेगास्थनीज की पुस्तक की टीका है उसमें मिलता है, और पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन का वर्णन उसमें मिलता है ना। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन की मैं बात करूँ तो 30 सदस्यों की जो है विभिन्न समितियों का द्वारा होता था, और इसकी कुल 6 समितियाँ होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, और 6ठी समिति का कार्य जो है बिक्री कर वसूलने का होता था, है ना। और बिक्री कर की मैं बात करूँ मतलब कि बिक्री का जो टैक्स था उनके 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था, और करों की चोरी करने वालों को जो है यहाँ पे मृत्यु दंड का प्रावधान था। अगला प्रश्न आपके सामने है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का जो है मोक्ष स्थान कहाँ है? सबको पता है, जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग सही जवाब दे रहे हो भाई, पावापुरी इज द राइट आंसर। आइए देख लीजिए। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान मतलब उनकी जो निर्वाण हुआ था मतलब मृत्यु हुई थी पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से देखा जाए तो ये 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। पावापुरी बिहार के नालंदा से कितना तो 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है। भगवान महावीर ने जो है कब, तो ये ध्यान रखिएगा, 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को जो है निर्माण मतलब कि मोक्ष प्राप्त किया था, मतलब कि इसका मृत्यु हुआ था 72 साल की एज में। बेसिक बात है,
अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं थ्योरी क्लास में पढ़ा चुका हूँ। जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हो, जो खुद से स्टडी कर रहे हो, भाई एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन था, मेडिवल हिस्ट्री का, सॉरी मॉडर्न का क्वेश्चन था, कुछ मेडिवल हिस्ट्री का भी क्वेश्चन था। तो आप अगर आपने क्वेश्चन को गलत किया है या फिर करंट अफेयर्स वाला सेक्शन अभी तक जो हुआ है उसमें गलत किया है तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अभी मॉक टेस्ट का मतलब ही होता है कि रिविजन करना, तो जाके रिविजन करिए। आप बताइए, 5 सेकंड का टाइम दूंगा, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं दूंगा। बिल्कुल यहाँ पे जब सभी लोग जो जवाब दे रहा हो भाई बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, कुमार गुप्त इज द राइट आंसर। आइए देख लेते हैं एक बार। देखो भाई, हैंसन के अनुसार देखा जाए, हैंसन हर्षवर्धन के समय में भारत आता है, ये चीनी यात्री थे। तो कह रहे कि हैंसन के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक विक्रमादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति जो है महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। ध्यान दे, विक्रमादित्य की पहचान जो है किसके, विक्रमादित्य की पहचान जो है कुमार गुप्त प्रथम, जिसका टाइम पीरियड रहा है 415 से लेके 455 जो है ईस्वी की है ना, मतलब की जाती है, और जिसकी प्रसिद्ध उपाधि जो है महेंद्रादित्य है। तो ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य, सॉरी शंकरादित्य मैं बोल रहा हूँ ना, ये विक्रमादित्य है, माफी चाहता हूँ, शंकरादित्य है। इनकी जो है पहचान कुमार गुप्त प्रथम से किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जो है किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। नाम सभी को पता है, नागार्जुन का सभी लोग आप नाम सुने होंगे, और डी इज द राइट आंसर। आइए देख लेते हैं। देखो नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान जो है विभूति था। उसने अपनी पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी पुस्तक का नाम, जिसका नाम है माध्यमिक कारिका इसका नाम है, में जो है सापेक्षता का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तक, ध्यान रखिएगा, माध्यमिक कारिका में जो है सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। और चीनी मान्यता के अनुसार देखा जाए तो नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध भिक्षा प्रदान भी किया था। बेसिक सा क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने, दोहरी नागरिकता। चूंकि आप क्वेश्चन जैसे ही देखेंगे तो आपके मन में लग रहा होगा कि सर अभी तक हम लोग करंट अफेयर्स पूरा किए हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन, अब हम लोग घुस गए हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको दिखेगा का इसका पॉलिटी का। तो दोहरी नागरिकता का लक्षण क्या है, आप सभी लोग जवाब दीजिए। बिल्कुल सभी लोग, संघात्मक शासन, बिल्कुल सभी लोग सही जवाब दिए हो भाई साहब। देखो, दोहरी नागरिकता संघात्मक शासन का लक्षण है। अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड जैसे देशों में इसे अपनाया गया। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या भाई, जैसे अभी भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, एक बार नागरिकता के पूरे भारत देश में जो बनता है तो भाई एक ही बनता है। लेकिन दोहरी नागरिकता में क्या होगा, स्टेट के लिए अलग होगा और केंद्र के लिए अलग होगा, मतलब सेंट्रल के लिए अलग होगा, केंद्र सरकार के लिए अलग नागरिकता होगा और राज्य सरकार के लिए अलग नागरिकता होगा, और ये दोहरी नागरिकता को दर्शाता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। बेसिक सा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का जो है सभापति चुना गया, डेट बताइए। दोबारा मैं कह रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आंसर बताते जाइए, और साथ में टिक करिए कि आपने कितने क्वेश्चन को सही जवाब दिए हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तभी अगला सेट लेके आऊँगा, अदरवाइज नहीं लेके आऊँगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, दिसंबर, देखो यहाँ पे 1946 तो सब दिख रहा होगा, लेकिन मंथ भी दिया गया, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, कई बार डेट दे के पूछे जाते हैं, तो दिसंबर हो जाएगा, दिसंबर इज द राइट आंसर, दिसंबर 1946। देखो भाई, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर गठित संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नामित किया गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। मैं आपको बता दूं, संविधान सभा को पूरे तरीके से जो तैयार किया गया था उसमें जो टाइम लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन का टाइम लगा था, ठीक है। और ये पूछे जाते हैं एक्यूरेट डेटा। और हमारे संविधान को अंगीकृत जो किया गया था 26 नवंबर 1949 को, अंगीकृत बोले चाहे आत्मर्पित बोले या फिर समर्पित बोले, है ना, ये किया गया था। लेकिन लागू किया गया था, है ना, प्रवृत्ति हो गया था, संविधान को लागू किया गया था 1950 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने जो है इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया, बिल्कुल ये प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत के संवैधानिक विकास एक चैप्टर ही है।
वहीं से मैं क्वेश्चन लिया हूँ उसी चैप्टर से। सभी लोग सही जवाब दिए हो भाई साहब। 1853 इज द राइट आंसर। 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। ये एक बार देख लेते हैं सरसरी निगाहों से। सिविल सेवा में नियुक्ति हेतु तो इंग्लैंड में वार्षिक परीक्षा, जिसे हम लोग कह सकते हैं भाई खुली प्रतियोगिता परीक्षा कराने का प्रावधान चार्टर अधिनियम 1953 के द्वारा किया गया था, जिसमें इनका एज रखा गया था कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 23 वर्ष। देख सकते हैं पहले कितने कम समय में लोग यार इस एग्जाम को देते थे। चलो भाई अगला प्रश्न है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसी भारतीय संविधान का प्रस्तावना में शामिल नहीं किया है या फिर नहीं स्थान नहीं मिला है। ठीक है, बताओ। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभी के लिए आर्थिक न्याय, सभी के लिए शिक्षा, व्यक्ति की गरिमा। अब ये क्वेश्चन अगर आप नहीं जवाब दोगे ना, 5 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ भाई साहब, उससे ज़्यादा का नहीं दूंगा। 5 सेकंड बताइए। बिल्कुल सभी के लिए शिक्षा, है ना, इसे शामिल नहीं किया गया है। ये देख लेते हैं। तो देखो भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी के लिए शिक्षा का स्थान नहीं मिला है। मैं आपको बता दूं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का क के तहत मौलिक अधिकार में दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना की मैं बात कर लूँ तो हम भारत के लोग से शुरू होता है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मतलब कि और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी के मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को तत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। और ये संविधान की प्रस्तावना का लाइन आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक याद होना चाहिए। डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रस्तावना आपको याद रहना चाहिए। नहीं याद है तो याद कर लीजिए आज के बाद। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान की आत्मा क्या है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के निदेशक तत्व, सभी लोग देख रहे हैं भाई प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। आइए एक बार देख लेते हैं। बी इज द राइट आंसर। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होता है, जो आपने देखा है ना। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ये संशोधन हुआ था। तो प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष व अखंडता। 2 ही नहीं 3 शब्द। ठीक है, इस लाइन को देखिएगा, बहुत पूछे जाते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया था, है ना। और ये 42वें नंबर का संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा भैया। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? बिल्कुल ए हो जाएगा, सरकारी नौकरियों और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंदिरा साहनी, ये बेसिक बात है यार, मैं थोड़ा सा फास्ट में करवाता हूँ, नहीं तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखो संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचन हो या मनोनीत हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए एक बार देख लीजिए। तो भारतीय अच्छा राष्ट्रपति था या उपराष्ट्रपति था यार? उपराष्ट्रपति होगा, माफी चाहता हूँ, राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति। तो भारतीय उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। जो राज्यसभा के पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों इसमें शामिल होते हैं। हाल ही में नवनिर्वाचित जो है उपराष्ट्रपति कौन है? तो अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? मैं 2025 का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जगदीश धनखड़ है, श्री जगदीश धनखड़, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है धन विधेयक पेश किया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मत पूछिए, और बिहार दरोगा का फेवरेट क्वेश्चन है। बिल्कुल धन विधेयक ना, धन विधेयक मैं बात कर रहा हूँ, धन विधेयक जिसमें पैसा होगा बहुत ज़्यादा, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में जनता का पैसा है, तो धन विधेयक कहाँ पे? लोकसभा में केवल होगा। इस तरीके से माइंड में रखिएगा। ठीक है भाई, देखो संविधान के अनुच्छेद 109 क्लोज 1 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। स्पष्ट है कि धन विधेयक केवल जो है लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है
विनिश्चय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ये निर्णय कौन करता है? तो वो लोकसभा के अध्यक्ष ही करता है कि भाई कोई धन विधेयक है या नहीं है, और उसका विनिश्चय अंतिम होता है, उसका निर्णय अंतिम होता है लोकसभा के अध्यक्ष का। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का परिभाषा भी मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस में जो लिया हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, वर्तमान में देखा जाए तो लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है कौन से जनगणना के अनुसार? अब मुझे पता है यहाँ पे सभी लोग गलत करेंगे क्वेश्चन को। बिल्कुल 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 वर्तमान में पूछा है यहाँ पे, जो कि 2001 होगा, ठीक है, 2001 के अनुसार अभी चल रहा है। कोई बात नहीं, क्योंकि ये PYQ का क्वेश्चन था तो इसलिए यहाँ पे सही कर लीजिएगा। उसमें ऑप्शन नहीं है, 2001 होना चाहिए, ठीक है। एक ऑप्शन 2000, जो कि प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है ना वो 25 वर्षों के लिए किया गया था, 2026 तक है इसमें। उसमें सीटों की संख्या बढ़ाया घटाया नहीं जाएगा, वही है। तो कर वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो ये 2001 के अनुसार है। ये देख लेते थोड़ा सा, तो चूंकि ये पुराना क्वेश्चन था इसलिए माफी चाहता हूँ। देखो, मूल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में लोकसभा के सीटों का निर्धारण प्रत्येक पूर्ववर्ती जनगणना पर जो है जिनके आंकड़े जो है प्रकाशित किए गए हो, है ना। तो जिसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित करके निश्चय किया गया था 2000 ईस्वी के बाद होने वाले प्रथम जनगणना 1971 जनगणना ही जो है लोकसभा में सीटों के आवंटन का मानक जनगणना मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक संशोधन और होता है, 84वें संविधान संशोधन 2000 में, तो वहाँ पे अगले 25 वर्षों के लिए, मतलब 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। तो इसमें कोई सीट जो है इसमें अब नहीं बढ़ाया जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है, लोकसभा चुनाव का जो है कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके, है ना। तो जितना वोट हुआ था उनके कितना हिस्सा नहीं होता है, तो भाई वो उनका जो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, 1/6 हिस्सा, 6 वोट में से 1 वोट आपको करना पड़ेगा, ये है इसका आंकड़ा, है ना। तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, लोकसभा के प्रत्याशी अपनी जमानत बचाने के लिए वैध मतों का, मतलब जो जितने वोट पड़े हैं, है ना, वैध मतों का कितना, तो 1/6, 6 में से वैध मतों में से इतना भाग प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर इससे कम आप प्राप्त करते हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। बेसिक सी बात है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होता है कौन? सबको पता है भाई, यहाँ पे तीनों सेना का प्रमुख होता है। तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? तो आप कहिएगा सर राष्ट्रपति होता है। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है, 41 का बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? आसान सा क्वेश्चन मैं दिया हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, प्रश्न ये पूछा जा रहा है कब नहीं हुआ था भाई, किसके द्वारा किया गया था, ये पूछ रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है किसके द्वारा? तो भाई भारतीय संविधान सभा के द्वारा होता है। डी इज द राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन, और कई बार हम लोग गलत कर लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेके 147 में की बात कर लो तो उच्चतम न्यायालय, है ना, सुप्रीम कोर्ट की संरचना और उसमें अधिकार वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुआ था ये 28 जनवरी 1950 में हुई थी। संसद को जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना, संसद को उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन और अधिकारिता और शक्तियों का जो है विनियमन करने के लिए विधि बनाने का शक्ति है। कौन कर सकता है भाई? तो संसद कर सकता है। संसद में कौन होता है? रोज लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद का अंग है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य के अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो आसान सा प्रश्न बता दीजिए। राज्य का मैं बोल रहा हूँ, केंद्र का नहीं, केंद्र का होगा राष्ट्रपति, राज्य का मैं बोल रहा हूँ, तो बिल्कुल राज्यपाल हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। देखो भाई, राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को दी गई है। मैं आपको बता दूं, राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति को का जो है प्रयोग तब करता है जब संबंधित राज्य की जो है विधानसभा तथा विधान परिषद होने की स्थिति में दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं, बेसिक बात है। और राज्यपाल उन्हीं मामलों पर जो है अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर राज्य विधान मंडल कानून बना सकती है। मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान के में जो है राज्यपाल से संबंधित प्रावधान भाग 6 के
अनुच्छेद 153 से 162 में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। बिल्कुल राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पे होता है भाई, है ना। और राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकते हैं, जब चाहे तब नियुक्त कर सकते हैं, आप सबको पता होना चाहिए। जब चाहे तब भेज सकते हैं जहाँ भेजना है, तो ठीक है। 44 नंबर का आप देख सकते हैं, अनुच्छेद 55 के अनुसार राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 155 के तहत, है ना, 155 के तहत वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भाई उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। बिल्कुल केवल संसद के द्वारा ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, तो उच्च न्यायालय के जो है कार्य, अभी आपने देखा ना कि क्षेत्र में बदलाव केवल संसद ही कर सकता है ना। सुप्रीम कोर्ट में जो भी बदलाव करना होगा संसद कर सकता है। उसमें ऑप्शन देगा लोकसभा राज्यसभा, वो सब नहीं होगा, संसद होगा, क्योंकि संसद में सत्ता पक्ष के भी नेता होता है, विपक्षी दल के नेता होता है, राष्ट्रपति भी होता है, आप सबको पता होना चाहिए। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को गलत मत करिएगा। और संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से लेकर 232 में जो है उच्च न्यायालय के अस्थायी स्थापना से संबंधी प्रावधान वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 231 के तहत जो है संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा 2 या 2 से अधिक राज्य या संशासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना किया था। अच्छा क्वेश्चन में क्या था भाई, अच्छा उच्च न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट है भाई, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का भी मैं बता दें कि भाई जो भी उसमें बदलाव करना है तो वो संसद ही करता है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, है ना। संसद होता है, संसद ही करता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अब बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कह रहा है कि इंसुलिन प्राप्त होता है। बिल्कुल, अब मैं बता दूं, सभी लोग बी जवाब दिए हो। इंसुलिन बी इज द राइट आंसर होगा। यह डहलिया के जड़ों से होता है। देखो ये होता यह है, डहलिया के जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। यह जो है सूर्यमुखी कुल का जो है द्विपत्ति वर्ग का पौधा होता है। इंसुलिन मुख्यतः कोशिका द्वारा स्रावित होता है, और यह देखा जाए तो भी मुख्यतः प्रोटीन का होता है इंसुलिन। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछ जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट का उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इंसुलिन। देखो भाई मैं बायोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, और इंसुलिन के बारे में बहुत कायदे से, जब मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, मानव शरीर के तंत्र में एक टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, मतलब कि पाचन तंत्र जिसे इंग्लिश में कहता है ना, तो बहुत कायदे से मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस लाइन को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भाई, फूल का डाइस फल बनता है। फूल का डाइस फल बनता है किसका, फूल का कौन सा भाग होता है ना उससे फल बनता है, ये कहने का आपसे पूछने का कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ये अंडाशय से बनता है, नाम से पता चल रहा है अंडाशय हो जाएगा। देखो भाई फल का जो है, फल का निर्माण जो है अंडाशय से होता है। परिपक्व अंडाशय ही फल कहा जाता है, जो परिपक्व हो जाता है। बेसिक से बात है, सबको आपको पता ही हुआ है। और परिपक्व अंडाशय की भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है। फल भित्ति मोटी या पतली हो सकती है, दोनों तरह से हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है। मोटी फल भित्ति प्रायः 3 स्तर का होता है, उसमें 3 लेयर होता है। और बाहरी फल भित्ति में देखा जाए तो उसमें मध्य स्तर को मध्य फल भित्ति कहते हैं। ये बेसिक बात है यार, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। अगला क्वेश्चन है भाई, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि क्या कारण है, बता सकते हो आप सभी। बिल्कुल, इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होता है। नोड क्या होता है, इंटरनोड क्या होता है, मैं जो आपको एनसीईआरटी का जो सीरीज करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी का बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो उसमें नोड इंटरनोड को बहुत कायदे से डिटेल में समझाया हो। देखो भाई अदरक तना, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। वास्तव में तने का वह भाग जहाँ पत्तियाँ लगी होती है, देखो यहाँ पे बता ही देता हूँ। ये क्या है भाई, चलो ये तना है, मेन तना ये है ना, जिसे हम लोग स्टीम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो गया भाई, इंटरनोड हो गया। और यहाँ से भी वो अगर मान लीजिए निकल जाएगा तो ये बीच का जो हो जाएगा ना, तो ये नोड हो जाएगा, ये इंटरनोड हो जाएगा। इस तरीके से माइंड में रख सकते हैं, है ना। तो कह रहा है कि पत्तियाँ लेती है वह जो है नोड कहलाता है। और इंटरनोड 2 नोड के बीच में होता है, अभी बताया हो ना, 2 नोड के बीच में होता है। जड़ में नोड और इंटरनोड, और अब क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है। जड़ वाला जो रूट वाला जो हिस्सा होता है ना, जो कि मिट्टी की तरह होता है, उसमें नोड और इंटरनोड होगा। कैसे उसमें नोड और इंटरनोड तो तना में होता है ना, स्टीम में होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई,
क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे में रंध्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, रंध्र का खुलना किसके प्रवाह के कारण होता है ना। देखो यहाँ पे मैं आपको बता था ना कि भाई कम से कम 1 से लेकर 20 तक जो है आपको उनका परमाणु संख्या जो एलिमेंट है टोटल 118 एलिमेंट है प्रेजेंट टाइम में, है ना। है तो बहुत सारे, है ना, 118 से ज़्यादा हो गया, लेकिन जो जिनका नामकरण किया गया 118 तत्व है ना, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं। तो 118 में से मैं आपको बताऊँ कि कम से कम 1 से लेकर 30 तक आप याद कर लीजिए, इसका सिंबल भी, है ना, और इसका परमाणु संख्या, परमाणु भार। तो अगर परमाणु संख्या याद कर लेते तो परमाणु भार और परमाणु इलेक्ट्रॉन संख्या आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि पोटेशियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कह रहा है कि पौधे में रंध्र का खुलना पोटेशियम के प्रवाह से होता है, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन कर रहा है कि ये पोटोमीटर का उपयोग, पोटोमीटर मैं कह रहा हूँ, पोटोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं भाई, स्वेद मापने में, है ना, स्वेद मापने में, है ना। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, पोटोमीटर का उपयोग जो है, जैसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन करते हैं ना, स्वेद मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण होता है। पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं उसके केवल थोड़े से अंश ही पादप के शरीर में उपयोग होता है, और शेष अधिकांश जल जो है पौधे द्वारा वाष्प के रूप में जो है पादप के शरीर से जो है बाहर निकल जाता है ना। और पौधे में होने वाले यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो वाष्पोत्सर्जन का भी आपको एक डेफिनेशन मिल गया है ना। अगला प्रश्न है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि भाई आज मैं एक ही वीडियो में 100 का पूरा 100 क्वेश्चन करवा दूंगा। करवा दो, यहाँ पे छोड़ दो, चलो सभी लोग उल्टे से करवा दीजिए, कोई बात नहीं। चलो तो आंसर होगा क्लोरोफिल में हो जाएगा। तो अच्छा, आपको अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयतन नहीं होगा यार, आयन होगा ना, आयन होगा। तो कह रहे क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। बिल्कुल मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम इज द राइट आंसर, बी हो जाएगा। तो भाई क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम आयन जो है पाया जाता है। यह खनिज लवण ऊतकों का निर्माण तथा पौधे की सारी जो है क्रियाओं को प्रभावित करता है। अस्थियों और दांतों में पर्याप्त मात्रा में जो है कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में लोहा रहता है, सबको पता है, जो ऑक्सीजन संवहन में भाग लेता है। और अग्नाशय हार्मोन में जो है सल्फर और जिंक प्रमुख रूप से रहते हैं। रक्तोपी के लिए जो है कोबाल्ट आवश्यक है, और ट्रिप्सिन में जो है क्रोमियम रहता है। बेसिक सा क्वेश्चन नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है। बिल्कुल डी हो जाएगा, थायराइड हार्मोन इज द राइट आंसर। देखो हम लोग जो है थायराइड हार्मोन को पीटीएच इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसके नाम से भी जानते हैं, और इसमें कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को ये नियंत्रित करता है, और इसका निर्माण जो है थायराइड ग्रंथि जो ग्लैंड होता है उससे होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है भाई 53 है ना, 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अमाशय रस में जो है मुख्यतः होता है, क्या होता है। बिल्कुल HCl होता है ना। अमाशय, अग्नाशय नहीं है, अमाशय है। स्टोमिक का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके स्टोमिक का मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें हालांकि पेप्सिन और ट्रिप्सिन का नाम आपने जरूर सुना होगा, तो वो डिटेल में हम लोग अभी करेंगे। तो HCl आपके ऑप्शन के हिसाब से HCl हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे जो अमाशय होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टोमिक, तो अमाशय रस मुख्यतः HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना। और यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार सर्च निगाहों से, बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और डिटेल में जाऊँगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में मस्तिष्क द्वारा जो है मस्तिष्क का द्रव्यमान कितना होता है, मतलब मस्तिष्क का वजन कितना होता है। वयस्क मनुष्य में बात कर रहा हूँ, तो सी हो जाएगा 1350 ग्राम होता है ना। 54 का सी हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक से बातें हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। इंसुलिन का स्रावन कौन सा ग्लैंड करता है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न। हाँ, यहाँ पे आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज, है ना, अग्नाशय यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो भाई ये है अग्नाशय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि यहाँ पे बीटा कोशिका ये महत्वपूर्ण हो जाता है ना, तो इसके बारे में ऑलरेडी थ्योरी वाला क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा। हाँ, जो काम का चीज़ है मैं बता ही दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है, ब्रोमीन होती है, बिल्कुल यह जो है लाल द्रव होता है ब्रोमीन, ठीक है। देखो भाई साहब, ब्रोमीन जो है लाल द्रव का तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। यह आवर्त सारणी के, जो कि आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन अब दिख रहा होगा, तो ये सप्तम समूह में है, और ब्रोमीन
एक मात्र जो है धातु है, सॉरी अधातु है, अधातु है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सामान्य ताप पर जो है द्रव अवस्था में रहती है और इसका संकेत जो है Br होता है, कैपिटल बी, और स्मॉल आर होता है। परमाणु द्रव्यमान 35 होता है और परमाणु भार लगभग उसका दुना समझ लीजिए ना, दुना से थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे देख सकते हैं 79.9 है, लगभग 80 के आसपास में है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होता है? कह रहा है कि नहीं होता है और लोग गलती कर देते हैं, तो कौन सा नहीं होगा? बिल्कुल रेडॉन, सभी लोग सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। बाकी हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब होता है, रेडॉन नहीं होता है, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे वायु में रेडॉन नोबेल गैस नहीं है, ठीक है। वायु में मुख्य रूप से नाइट्रोजन का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है 78%, ऑक्सीजन देखो 20 से लेकर 29 भी रहता है, ठीक है, ध्यान रखना, तो वही है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है, जलवाष्प ये है, इसका कंप्लीट डेटा है, तो आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट तो होगा ही नहीं, है ना, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे पी हो जाएगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, जल में यहाँ पे देखिएगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। इन्हें जल को अलग करने के लिए इसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल मिलाया जाता है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण अघुलनशील कार्बोनेट में परिणत हो जाता है तथा इन्हें छान कर अलग किया जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है भाई? बिल्कुल, यह जो है शोधन अभिकर्ता है। अब थोड़ा सा देख लीजिएगा इसके बारे में। तो डिटर्जेंट की मैं बात करूँ तो ये लंबे श्रृंखला का जो है हाइड्रोकार्बन युक्त शोधक पदार्थ है। यह साबुन से जो है उत्तम होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, एक बार मैं दिखा दिया उसके बारे में। हंसने वाली गैस क्या होती है? बिल्कुल, ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है, बी हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड कार्बनिक यौगिक है। इसके अणु में नाइट्रोजन 2 परमाणु और ऑक्सीजन 1 परमाणु होता है। इसका उपयोग शल्य क्रिया, दंत चिकित्सक, ये सब में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन भाई, कह रहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। तो कह रहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट इस्तेमाल में, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला बहुलकी पदार्थ इसमें जो है आपके ऑप्शन में कौन है? ये बिल्कुल ये केवलर हो जाएगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देख लेना। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल जो किया जाता है ये बहुलकीय पदार्थ जो होता है वो केवलर होता है। केवलर एक जो है पॉलीमाइड बहुलक है और बहुलक एक चैप्टर ही है केमिस्ट्री में, बहुत कायदे से मैं पढ़ाया हूँ, माइंड में रखिएगा। कल गोबर गैस मुख्यतः निम्न में से होती है, मतलब मीथेन में होता है, उसमें गोबर गैस में मीथेन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं गोबर गैस मुख्यतः मीथेन गैस होती है। गोबर गैस का उत्पादन जैव रासायनिक क्रियाओं द्वारा होता है, जिसमें कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया के कचरे को जो है बायोगैस में बदलते हैं। और मीथेन एक जो है रंगहीन गंधहीन गैस है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका रासायनिक जो है सूत्र होता है CH1 है। और यह एक जो है ग्रीन हाउस गैस भी है, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। तो मीथेन गैस का भाई ये नाम है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भाई, ब्लॉटिंग पेपर पर जो है मतलब ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में शामिल है। तो आपके ऑप्शन में तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, हालांकि मैं बता देता हूँ। ये इसमें जो होता है ना, ये केशिका क्रिया का प्रभाव होता है, डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं केशिका प्रभाव का यहाँ पे होता है। अगला प्रश्न है भाई, पानी में जो है एक हवा का बुलबुला किस तरह से काम करता है? बिल्कुल ये अवतल लेंस, उत्तल नहीं होगा, अवतल हो जाएगा, अवतल ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस के भांति ये काम करता है, ठीक है। तो ये डेटा भी ध्यान रखिएगा। तो पानी में एक हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह जो है काम करता है। जो लेंस बीच में पतला और किनारे में मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो भाई, विद्युत ऊर्जा पैदा की जाती है तो किसके? यूरेनियम द्वारा। हाँ बिल्कुल, डी हो जाएगा, यूरेनियम के द्वारा ही किया जाता है। देखो भाई, यूरेनियम एक दुर्लभ तत्व है, आप सबको पता होना चाहिए। यह प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसे देख लीजिएगा कबर। अगला प्रश्न है, जो सैटेलाइट होता है उसका उपयोग किया जाता है, किस लिए हम लोग सैटेलाइट का उपयोग करते हैं? बिल्कुल भाई, टेलीविजन के लिए। बेसिक से बात है भाई, आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो भाई, सैटेलाइट का उपयोग क्यों करते हैं? अगला प्रश्न है आपके सामने, समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्न में से जो है किस कारण होता है? बिल्कुल, समुद्र के जो है विभिन्न सतहों का जो है
तापांतर के कारण होता है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे आप एक बार सरसरी निगाहों से एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, मैं बता दिया हूँ। अगला प्रश्न है, हवा में जो है जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होता है वह है, हवा में, नाम से पता चल रहा होगा, ये आपने देखा ना भाई, नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो डी में होगा, कोई बात नहीं, हाँ डी हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। देखो भाई, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होता है 78% आप देख सकते हैं, अलग है। उसके बाद ऑक्सीजन है 20.29% है, सॉरी 20.95% है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, यदि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगा? जब वायुमंडलीय दबाव कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगा, ये पूछ रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, जो कम हो या ज्यादा हो, ध्यान रखिएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा भैया, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन दर में कोई बदलाव नहीं होता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक प्रकाश जिसके उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, और तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। ये बेसिक बात है, आर्द्रता के बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। ये लाइन थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, है ना भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन कर रहा है कि पानी का घनत्व किस ताप पर जो है अधिकतम होता है? अधिकतम कह रहा है, अधिकतम, तो बिल्कुल 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये अधिकतम होता है। जरा सा देख लीजिएगा भाई, ये मैं बता ही दिया, वही चीज लिखा है। अगला क्वेश्चन है, चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी कहाँ पे होगा? अगर मैप आपने देखा होगा और ज्योग्राफी जो आपने पढ़ा होगा, पढ़ाई है आपने मेरे साथ में, आपको डायग्राम से, चाहे बायोलॉजी की बात करें, चाहे हिस्ट्री की बात करें, चाहे ज्योग्राफी की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, इतने उम्दा तरीके से मैं बताया हूँ कि मत पूछिए। तो कहाँ पे होगा आप बता दो, मैं बना दिया हूँ। बिल्कुल भाई, मणिपुर, सभी लोग यहाँ पे है, चेरापूंजी मणिपुर में है ना, बी इज द राइट आंसर। देखो भाई, चेरापूंजी सॉरी मणिपुर वालों, मैं यहाँ पे मेघालय, यार मेघालय में होगा, मेरे माइंड में आ गया था मणिपुर, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है। यहाँ पे मेघालय है, यहाँ पे बांग्लादेश से घिरा हुआ है, आपको पता होगा, यहाँ पे मेघालय है, ठीक है, तो मेघालय में है, बी हो जाएगा। बी है क्या? बी नहीं होगा, यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर, कोई बात नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है ना, कहीं कहीं हो जाता है, सीरी मिस्टेक हो जाता है, जो मैं आपको मॉक टेस्ट में बता दिया हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल चेरापूंजी मेघालय में स्थित है, लगभग जो है 11,872 मिलीमीटर वहाँ पे सबसे ज़्यादा चेरापूंजी, बहुत ज़्यादा वर्षा वहाँ पे होता है। मासिन से पहले चेरापूंजी विश्व में जो है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था, अब जो है मासिन आ जाता है, पहले चेरापूंजी हुआ करता था, जो कि मेघालय में दोनों है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पारादीप अवस्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में है, ये लगातार अभी न्यूज़ में था, है ना, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन लिया हूँ, चूँकि ये एक प्रमुख जो है बंदरगाह है पारादीप। पारादीप पतन का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह होता है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, बंदरगाह होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण, चूंकि अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन में आप कहीं ना कहीं आ गए हो, तो कह रहा है कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री, बिल्कुल ये अंटार्कटिक में, आइए देख लेते एक बार। देखो, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक महाद्वीप का नाम आपने जरूर सुना होगा, टोटल 7 महाद्वीप है। तो अंटार्कटिक महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है, जो भारत सरकार द्वारा विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, एक ध्रुवीय अनुसंधान के लिए जो है 1983-84 में स्थापित किया गया था। यह वर्तमान में जो है अवस्थित नहीं है, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, पहले था। तो बोडो निवासी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोडो निवासी, ऑप्शन आप देखिएगा। बोडो जो है जनजाति है, तो गारो पहाड़ी के है ये बोडो जनजाति, आपको पता होना चाहिए, और गारो खासी जनजातियाँ तो आपको पता ही होना चाहिए। तो देखो भाई, बोडो जनजाति गारो पहाड़िया में पाई जाती है, जो असम राज्य में है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा गाँव से। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है, चूंकि अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा साफ, तो बताइएगा सभी लोग। हाँ बिल्कुल, जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से हो जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा। दूसरी हरित क्रांति का मुख्य जो है जैव प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी क्रांति, अनुसंधान एवं विकास, विशिष्ट फसलों को जो है लक्षित करना, ये सब जो है इनकी मुख्यता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में नकदी फसल कौन सी नहीं है, ये पूछ रहा है। नकदी फसल जिसे गर्मा फसल भी कहते हैं क्या,
बिल्कुल, ज्वार जो है नहीं है, बाकी जूट, मूंगफली, गन्ना हो, ये नकदी फसल में आता है। देखो भाई, फसलों को जो है मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, खदान फसल और नकदी फसल। खदान फसलों में चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, दलहन आदि आते हैं, जबकि नकदी फसल में जूट, मूंगफली, गन्ना, सरसों, कपास, आलू, चाय पत्ती प्रमुख आता है। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोर उद्योग इतना इंपॉर्टेंट है ना, कोर इंडस्ट्री क्या है? बिल्कुल, पेट्रोलियम पदार्थ जो है ना कोर इंडस्ट्री है। देखिए, भारत में प्रथम वर्ग के उद्योग को कोर उद्योग कहा जाता है। भारत में संगठित उद्योग का विकास देखा जाए तो 1854 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। पंचवीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत जो है निर्यातोन्मुख उद्योग पर जो है विशेष बल दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और कोर उद्योगों की संख्या 8 है जो निम्नलिखित है, जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, कच्चा तेल हो गया, रिफाइनरी हो गया, स्टील हो गया, उर्वरक हो गया, सीमेंट हो गया, विद्युत हो गया। ये कोर उद्योग में आता है। तो आशा करते हैं आज के बाद ये क्वेश्चन गलत आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक है ना? टाटा नगर नाम सुना होगा, डी हो जाएगा। तो देखो भाई, निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी एक है में टाटा संबंध के अंतर्गत जो है 1907 में टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी, जिसे हम टिस्को कहते हैं, इसकी स्थापना वर्तमान में झारखंड के जमशेदपुर में किया गया था। टाटा नगर के नाम से भी ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के जो है किस राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का आपने नाम जरूर सुना होगा, तो आपके ऑप्शन में इधर होगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ आप सभी लोग टिक कर लीजिए, है ना? तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जरा सा देखिएगा। देखो भाई, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के जो है दुर्ग जिले में अवस्थित है, और इस प्लांट की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था 1955 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है उत्पादन प्रारंभ हो गया था। यह संयंत्र केंद्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन कर रहा है कि उड़ीसा में स्टील उत्पादक जो है केंद्र है कहाँ पे? बिल्कुल, राउरकेला का नाम आपने जरूर सुना होगा। और ये दरोगा का ये सारे जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ फेवरेट क्वेश्चन है, और इसलिए मैं तो कह रहा हूँ जितना मैं करवा रहा हूँ मॉक टेस्ट कर लेना, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। और इस तरीके से वैसे क्वेश्चन ही सेट किया गया है। ठीक है, और उसका एक्सप्लेनेशन कर लीजिए ना। चलिए, तो डी हो जाएगा। आइए एक बार देख लेते हैं। देखो, भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सबसे बड़े इस्पात कारखाने में से एक राउरकेला उड़ीसा राज्य में स्थित है, और इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से कब? तो 1959 ईस्वी में किया गया था। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी बेसिन में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है? नदी बेसिन क्या समझ रहे हैं ना भाई? जिस एरिया में जो नदी बहती है उसे नदी बेसिन कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है, खनिज पाए जाते हैं किस में? तो दामोदर नदी। और आपको पता होना चाहिए दामोदर नदी, जैसे मैं नाम लिया हूँ, तो आपको पता होना चाहिए किस किस राज्य में बहती है और कहाँ पे है। ये लोकेशन माइंड में चलना चाहिए। तो बिल्कुल डी हो जाएगा। दामोदर नदी बेसिन सर्वाधिक मात्रा में खनिज पाया जाता है। दामोदर बेसिन कोयला के निक्षेप के लिए जो है प्रसिद्ध है, जहाँ भारत का लगभग 46% कोयला प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो है अभ्रक, चूना पत्थर और बाकी जो है खनिज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना? यहाँ पे आप देख लीजिएगा, प्राप्त होती है। दामोदर नदी बंगाल के शोक भी कहा जाता है, परंतु इस पर जो है 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी परियोजना भी काफ़ी प्रचलित है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि भाई ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। तो भाई देखो, ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नज़दीक में है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ जो है, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, समुद्र एक जो है प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 120 किलोमीटर है, और इस प्रवाल भित्ति का निर्माण जो है प्रवाल भित्ति नामक अत्यंत छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों से होता है। देखो, प्रवाल भित्ति जो मैं आपको पढ़ाया था, है ना, जब द्वीप पढ़ा ना ज्योग्राफी में, भारत के द्वीप समूह, तो वहाँ पे मैं बताया हूँ, है ना, कि प्रवाल भित्ति क्या होता है। तो जो जीव के मरने से इकट्ठा हो जाता, तो वो एक तरह से वो द्वीप का निर्माण हुआ था। बेसिक बातें मायने में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व, मैं कह रहा हूँ 2001 में पूछ रहा हूँ, हालांकि 2011 जनगणना के अनुसार भी बताइएगा। ठीक है, तो 2001 जनगणना के अनुसार बताइएगा। बिल्कुल बी हो जाएगा, 324 हो जाएगा। और 384 के तहत जो है
384, सॉरी 2011 जनगणना के अनुसार क्या हो जाएगा, 344 हो जाएगा, 344 नहीं सॉरी 382 हो जाएगा, 382। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा ध्यान रखिए। डेटा हालांकि देख लीजिएगा, 2001 जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व जो है भारत का है 324, और सबसे लास्ट में भी जो जनगणना हुआ है आप सबको पता है 2011 जनगणना, तो इसके अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति है भारत की मैं बात करूँ तो। बिहार के संदर्भ में आप चाहे तो बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा के घटक है कौन सा है इसमें? H2SO4 का आपने नाम जरूर सुना होगा, H2SO4, और HNO3 भी होता है, HNO3 है, तो भाई कहीं ना कहीं दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, वो हो जाएगा बिल्कुल डी हो जाएगा। तो आपके जो ऑप्शन में था भाई साहब वो दोनों हो जाएगा, ये दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा, तो मायने में रखिएगा आप सभी लोग समझदार हैं। अगला प्रश्न है जहाँ जीव रहता है, अब देखो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन भी मैं लिया हूँ आप लोगों के लिए, तो बता कह रहा है कि जहाँ जीव रहता है उसे क्या कहेंगे, आवास कहेंगे, परितंत्र कहेंगे, क्या कहेंगे? तो आवास कहेंगे भाई, आसान सा क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं यहाँ पे देख लीजिएगा, देखो अम्ल वर्षा ये 84 नंबर का क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 85 नंबर का देखिएगा, आंसर में बताया, तो जहाँ जीव रहता है उसे आवास कहते हैं, किसी प्रजाति या पर्यावास, जिसे आवास इसके पते जहाँ पर वो रहता है ना, तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि योजना आयोग है एक, क्या है? संवैधानिक है, असंवैधानिक निकाय है, क्या है भाई? या तदर्थ निकाय है? बिल्कुल ये सी हो जाएगा, असंवैधानिक निकाय है, और डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। और योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग आ गया है, नीति आयोग। ठीक है, ये देख लेते हैं भाई। योजना आयोग का निर्माण जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की संस्तुति पर 1950 ईस्वी में हुआ था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय था जिसके स्थान पर जो है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, आपको पता होना चाहिए। अब 1 जनवरी 2015 से इसका स्थान जो है नीति आयोग ले लिया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है 1991 ईस्वी की आर्थिक नीति का लक्ष्य था। बिल्कुल बिल्कुल इनमें से सभी हो जाएगा, उदारीकरण, वैश्वीकरण, है ना, मंडलीकरण, है ना, और उसके बाद इनमें से सब ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये शायद अभी बिहार एसआई का जो एग्जाम हुआ था एक्साइज एसआई का, वहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया, वहाँ पे क्वेश्चन को देखा होगा तो आपको पता ही होगा। तो आइए एक बार इसे भी देख लेते हैं भाई। देखो यहाँ पे 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति का लक्ष्य जो था उदारीकरण था, निजीकरण था, भूमंडलीकरण था, जैसे जो है राव मनमोहन मंडल के नाम राव जो है मनमोहन राव, क्या बोल रहा हूँ, राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने भाई, भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष, पदेन में कह रहा हूँ, होते हैं, बिल्कुल प्रधानमंत्री होता है, सबको पता है भाई, है ना। चलो, योजना आयोग की स्थापना हुआ था, सबको पता है, नीति आयोग उसके स्थान पे आ गया, ये भी मैं आपको बता दिया हूँ, है ना, 2015। खैर बढ़ जाते अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है भाई, व्यापक तौर पर जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्र में बांटी जाती है, तो तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल सेवा क्षेत्र कहा जाता है ना, और अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना, तो आप लोग देख लीजिए, अच्छा सा क्वेश्चन है भाई। व्यापक तौर पे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को देखा जाए 3 क्षेत्र में बांटे गए हैं, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि से संबंधित है, और द्वितीय क्षेत्र जो है विनिर्माण या उद्योग क्षेत्र भी उसे कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? सिंदरी का आपने जरूर नाम सुना होगा, सिंदरी बिहार में है अभी। ठीक है, बिल्कुल आंसर सिंदरी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आइए देख लेते हैं। तो भाई भारत के प्रथम उर्वरक संयंत्र जो सिंदरी है, बिहार में लगाया गया था। भारत की मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम विशेष कमी है, तो भारत में प्रथम सुपर फास्फोट निर्माण कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। और ये सब थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट में करवा रहा हूँ।
और ये न्यू डेटा है, 2025 का डेटा है, आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि रिपो रेट, रिजर्व रेपो रेट प्रश्न पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ना। और इकोनॉमिक्स का आप देखेंगे तो 12-14 क्वेश्चन आ रहा है अब बिहार दरोगा में भी, इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का भी लिया हूँ, बहुत सारे मतलब कि 12-13 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। तो प्रश्न है आपके सामने, रिपो रेट क्या है ना। बिल्कुल, यहाँ पे ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक से रकम मांगते हैं, तो उसे हम लोग रिपो रेट कहते हैं। और कितना परसेंट है, तो देखो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो यहाँ पे जो रिपो रेट अभी प्रेजेंट टाइम में है 6.25 6.25% है, ठीक है। जबकि रिजर्व रिपो रेट जो है ट्रिपल आर जिसे कहते हैं, है ना, तो ये है 3.35% है। तो ये रिपो रेट और रिजर्व रिपो रेट थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। बैंक दर का आशय क्या है भाई, ये पूछ रहा है। बिल्कुल, ये केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है, आप चाहे तो आप देख लीजिएगा। हालांकि साधारण शब्दों में मैं सब कुछ लिख भी दिया हूँ भाई साहब। अगला प्रश्न है, नाबार्ड उधार देता है किसको, तो जाहिर सी बात है किसको देगा, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को देता है नाबार्ड, इसीलिए तो इसका स्थापना ही किया गया था, देख सकते हैं। सी इज द राइट आंसर, पढ़ लीजिएगा आप। अगला प्रश्न आपके सामने है, जैसे गोंद हो गया, गोंद है ना, का संबंध, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो चिपकने से है, तो उसी प्रकार निम्नलिखित में से किसका संबंध सुई से होगा, तो सुई मतलब निडिल से होगा, तो बिल्कुल ये सिलाई का, सुई से क्या किया जा सकता है, सिलाई किया जा सकता है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, बनाने का कोशिश करिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। हालांकि इसका आंसर सी हो जाएगा, बहुत आसान है, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है और ये भी आप निकाल लीजिएगा। ये एवरेज जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, जो लोग मेरे साथ एवरेज पढ़े होंगे, मैं अर्थमेटिक ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो जो लोग पढ़े होंगे भाई उनको पता होगा और आराम से निकाल भी लेंगे। इसका आंसर सिर्फ मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, बी हो जाएगा, 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हिंदी का क्वेश्चन, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। ये कावेरी संज्ञा है ना, तो कह रहे कि उसका भेद क्या है, कौन सा भेद, जातिवाचक है, समूहवाचक है, कौन सा। ये व्यक्तिवाचक है, नाम से ही पता चल रहा होगा कावेरी। देखो भाई यहाँ पे आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, निम्न में से सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द कौन सा है। बिल्कुल, ये कुछ जो है आपको सर्वनाम दिखेगा, आप चाहे तो इसका डेफिनेशन भी देख सकते हैं। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तुम, हम, आप आदि, ये सब है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम आपको यहाँ पे दिखेगा, मध्य पुरुष यहाँ पे दिखेगा, अन्य पुरुष यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है, कौन सा शुद्ध नहीं है, तो देखने से ही आपको पता चल रहा होगा, है ना। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, जो कि गलत है, जो कि इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े अशुद्ध वाक्य है, जिसका शुद्ध है होगा जो शिष्य गुरु जी के चरणों में, पैर नहीं होगा, चरणों में, चरणों पर जो है गिर पड़े, ये होगा सही। अन्य सभी सही था। अगला क्वेश्चन है भाई, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका टाल मटोल हो जाएगा, टाल मटोल करना, आपको ऑप्शन में यहाँ पे दिखेगा, टाल मटोल करना, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो डी हो जाएगा। देखो भाई, मैं हालांकि मानता हूँ थोड़ा सा फास्ट में क्वेश्चन को करवाया हूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि मैं इतना ही फास्ट में अगला सीट करवाऊँ या इससे स्लो में करवाऊँ। तो और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, आप 100 में कितना क्वेश्चन सही किए हैं। और जो लोग पेड क्लास में आना चाहते हैं, चाहे थ्योरी वाले बैच में हो या फिर अभ्यास सीरीज या मॉक टेस्ट में हो, तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका कंप्लीट आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दोबारा कह रहा हूँ, जो लोग मॉक टेस्ट सीरीज में आना चाहते हैं आ सकते हैं, बहुत कम फी आप लोगों के लिए रखा हूँ। और इसमें जो क्वेश्चन आपने देखा ही होगा, जो क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया एकदम उम्दा तरीके से, बहुत मेहनत किया हूँ आप लोगों के लिए, है ना। और जितना करवा रहा हूँ यार, कर लो, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा बहुत अच्छे नंबर से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे, ये जो आपको नंबर दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।